नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आज महाबहस लाइव देख रहे हैं आप सीधा लखनऊ से, जहां पर सबसे बड़ी सियासी हलचल इस वक्त चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधायक दल के नेता आज चुन लिए गए हैं सर्वसम्मति से। सभी विधायकों ने उनके नाम पर मोहर लगा दी है और यह तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार अब योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही चलेगी। लेकिन अब चर्चा इस बात पर है कि आखिर मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, किसे मंत्री बनाया जाएगा, कौन होगा इन, कौन होगा आउट। लेकिन एक बात तो तय है, इस बार मंत्रिमंडल को बनाने में MR और MY फॉर्मूले का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला आखिर है क्या, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कल इकाना स्टेडियम में कितने भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह को किया जा रहा है और आज दिन भर का घटनाक्रम किस प्रकार रहा। योगी कैबिनेट का सुपर 6 फॉर्मूला। प्रचंड बहुमत की इस सरकार की नई सरकार गठन के लिए मुझे विधायक दल के नेता के रूप में आज यहां पर चुना गया है। श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में चुनने का काम किया। ठीक है, आज हम सब मिलकर योगी जी को निर्विरोध विधायक दल के नेता के रूप में आप सबने चुना है। योगी सरकार 2.0, इन कौन आउट कौन। केवल एक विश्वास के साथ कि मोदी है तो मुमकिन है और इस भाव के साथ जनता जनार्दन ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को दिया। योगी मंत्रिमंडल का MR MY समीकरण कि हमारी भूमिका एक सेवक की होनी चाहिए। हम शासन में आते हैं, मालिक बनने की भूल कभी न करें। योगी सरकार की दूसरी पार्टी भव्य तैयारी। इकाना स्टेडियम पर मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। हालांकि अभी भी देख रहे हैं आपके जो अधिकारी हैं वो लगातार इकाना स्टेडियम आ रहे हैं और जो तैयारियों का काउंटडाउन है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। न्यूज़ 18 का खास शो देखिए, महाबहस। बताया कि किस तरह से आज दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा और आखिरकार विधायक दल की बैठक में नेता चुने गए योगी आदित्यनाथ, जैसा पहले से तय माना जा रहा था। उसके बाद राज्यपाल के पास पहुंचकर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया और कल शाम 4 बजे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन उनके साथ कौन से मंत्री शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, किन समीकरणों को ध्यान रखा गया है और कौन से MR और MY फैक्टर की हम यहां बात कर रहे हैं जो इस बार मंत्रिमंडल में नजर आ सकता है, इसका जानने के लिए सीधे रुख करेंगे स्टूडियो आपको लिए चलते हैं नोएडा। मेरे सहयोगी अमित हमें बताएंगे कि आखिर क्या है ये बारीकियां। जी अमित, पूरी तस्वीर को ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को समझाते हैं आस्था की बड़ी बातें क्या देखने को मिलने वाली हैं और पूरे घटनाक्रम के दौरान जो बड़े तथ्य सामने आए हैं उसका जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो एक बार फिर से जनता जनार्दन की जनादेश के बाद बीजेपी सरकार बना रही है। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 19 मार्च 2017 को उन्होंने पहली बार उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। 25 मार्च 2022 को दूसरी बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। 5 साल बाद एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। ये दो तस्वीरें, दो तारीखें बता रही हैं कि योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 में कैसे पहली बार उनकी ताजपोशी हुई, बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने शपथ ली और दूसरी बार कल यानी 25 मार्च 2022 को एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कुछ और बड़ी बातें आपको दिखाते हैं। बड़ी बातें ये हैं जो आपको देखने को मिलने वाली हैं पूरे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान और सरकार के दूसरे कार्यकाल के जो बड़े फैक्टर रहने वाले हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। 25 मार्च को इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसकी तैयारियां चल रही हैं, भव्य तरीके से उसकी तैयारियां की जा रही हैं। विधानमंडल दल की बैठक आज यानी 24 मार्च को हुई है जिसमें योगी आदित्यनाथ को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया है। इसके अलावा
एक और बड़ी बात यह है कि सीएम पद की वो शपथ लेंगे 25 मार्च को इकाना स्टेडियम में। हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विधायक यहां पर मंत्री पद की शपथ लेंगे 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की, और कई विधायक आपको मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। साक्षी कौन कौन लोग बनेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह के? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो इस पल के साक्षी बनेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी इकाना स्टेडियम में मौजूद रहेंगे, वो भी शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। कई उद्योगपति भी यहां पर मौजूद रहेंगे, वो भी अपनी आंखों से योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हुए देख पाएंगे। कई अभिनेता यानी फिल्म जगत से भी कई बड़े चेहरे, कई दिग्गज 25 मार्च को इकाना स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको पूरी कहानी, पूरी तैयारी बहुत सरल अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी सरकार 2.0, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा मंत्रियों की क्या तस्वीर सामने आने वाली है वो भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। 2 डिप्टी सीएम होंगे। 2017 में योगी आदित्यनाथ के 2 साथी रहे, 2 डिप्टी सीएम रहे। 2022 में भी वही तस्वीर रहेगी और 45 मंत्री आपको इकाना स्टेडियम में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये संभावित तस्वीर सामने आ रही है। पुराने चेहरों में 15 से 17 मंत्रियों को एक बार फिर से आप शपथ लेते हुए देख पाएंगे। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। नए विधायकों की बात की जाए तो 28 से 30 विधायक ऐसे होंगे जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, वो भी आपको इकाना स्टेडियम में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो योगी सरकार 2.0 की जो बड़ी बातें आपको देखने को मिलने वाली हैं वो हम आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रख रहे हैं। कैबिनेट का फॉर्मूला क्या तैयार किया गया है आप ये भी समझिए। MR फॉर्मूला निकाला गया है। 18 मंडल, M मतलब मंडल, R से रीजन, 4 रीजन है, 18 मंडल है। कितने मंत्री होंगे 18 मंडलों से और 4 रीजन से कितने मंत्री बनाए जाएंगे, ये देखना भी बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या निकाला जाता है। तो यह है MR फॉर्मूला, मतलब कितने मंत्री होंगे 18 मंडल से और कितने मंत्री होंगे रीजन से। MY फॉर्मूला क्या कहता है आप वो भी देखिए। महिलाओं की कितनी भागीदारी होगी योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में और युवाओं की कितनी भागीदारी होगी दूसरे कार्यकाल में, इस फॉर्मूले पर भी हर किसी की नजर है। फॉर्मूला तैयार हो चुका है, तस्वीर कल सबके सामने होगी कि कितनी महिलाओं और कितने युवाओं को कैबिनेट में शामिल किया जाता है। और सिक्योरिटी के क्या कुछ इंतजाम किए गए इकाना स्टेडियम में वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। कितने लेयर की सिक्योरिटी का इंतजाम यहां पर किया गया है। जानकारी के मुताबिक 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम यहां पर किया गया है। जो वीवीआईपी यहां पर मौजूद रहेंगे उनकी सुरक्षा में कोई चूक न रहने पाए, कोई कोताही न बरती जाने पाए, यह सुनिश्चित किया जाएगा। सुरक्षा का 3 लेयर का घेरा यहां पर तैयार किया गया है, जिसमें सबसे पहले पुलिस से लोगों का सामना होगा। इसके बाद दूसरे लेयर में आपको एएसटी कमांडो घेरा बनाए हुए नजर आएंगे जो वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा करते हुए यहां पर दिखाई देंगे। चलते हैं लखनऊ आस्था के पास। शुक्रिया अमित, आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाया कि आखिर कौन से फॉर्मूले को इस बार अप्लाई किया जा रहा है अपना मंत्रिमंडल चुनने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये जो भव्य शपथ ग्रहण होने जा रहा है, ये जो इतिहास उत्तर प्रदेश के अंदर बना है और उसको उतनी ही भव्यता से सबके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, उसकी बारीकी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, इस दौरान ट्रैफिक रूट डायवर्जन भी रहेगा, ये भी वहां आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक ध्यान देने वाली बात होगी। लेकिन मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, किसे कितना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, क्या उम्मीदें और प्राथमिकताएं रहने वाली, उस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल लखनऊ से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मनीष शुक्ला जी हैं, विकास श्रीवास्तव जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे बीच में है, सत्येंद्र सिंह यादव जी नेता हैं समाजवादी पार्टी के, मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल यही मनीष शुक्ला जी आपसे कि जिस MY फैक्टर मतलब महिला युवा और MR फैक्टर मतलब मंडल और रीजन जिसका जिक्र बार बार हो रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल में पूरी तरह से इसकी छाप दिखने जा रही है, तो आखिर क्या लग रहा है इस बार का मंत्रिमंडल या जो टीम योगी है वो काफी युवा रहने वाली है। 2024 पर अब आपकी नजर है, तो उस लिहाज से भी आप लोगों को लक्ष्य तय करना है, तो ये फॉर्मूला आप अभी से साथ लेकर चल रहे हैं। देखिए आस्था जी, कल पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अटल बिहारी कान्हा स्टेडियम में जो मंत्रिमंडल शपथ लेगा वो सर्वव्यापी होगा और सर्वस्पर्शी होगा, यानी समाज के प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उसमें किया जाएगा। सर्वव्यापी मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व हो, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। और जो जिस आशा के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पुनः प्रचंड बहुमत दिया है, 37 साल का रिकॉर्ड टूटा है, उस आशा को पूरा करने के लिए इस मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा।
जो विकास का पहिया पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में घूमा है, जो नौजवानों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई है, जो कानून का शासन स्थापित किया गया है, वो और भी प्रबल रूप से उत्तर प्रदेश में स्थापित हो। उत्तर प्रदेश इस देश का अग्रणी राज्य बने, 1 नंबर का राज्य बने विभिन्न क्षेत्रों में। इसके लिए वो मंत्रिमंडल काम करे। ऐसा मंत्रिमंडल का गठन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी अपने जो उच्च पदस्थ लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनसे अपना सलाह मशविरा करके उसको बनाएंगे। चलिए, तो बार बार आप लोग एक ही बात दोहरा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का स्वरूप ऐसा होगा कि सबको साथ लेकर चलेंगे, एक युवा सोच नजर आएगी, सरकार का विजन इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि इस बार जो इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण होने जा रहा है उसमें भाजपा की नई टैगलाइन भी नजर आएगी और उसमें कहा गया है कि नए भारत का नया यूपी हम बनाने चले हैं। लेकिन इस नए यूपी का अर्थ क्या है वो आपसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले सत्येंद्र सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता, आप सुन रहे थे मनीष शुक्ला जी को, उन्होंने बातें कही कि हमने जितनी भी परियोजनाएं चलाई, हमने जितनी भी योजनाएं चलाई, उनको जमीन पर उतारा है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहने वाला है। वो भी एक नया यूपी बनाने की बात कर रहे हैं और आपने भी काम बोलता है ऐसी बात करी थी। तो अब आपको लगता है कि 2024 की तैयारी भाजपा भी पूरे दमखम के साथ कर रही है? आप अगर यूपी पे फोकस करने वाले हैं तो वो भी अभी से 2024 के लक्ष्य पे लग चुके हैं। देखिए, मैं अभी रास्ते में आ रहा था और बहुत सारे पोस्टर देख रहा था किस तरह से जनता के पैसे का खर्च दुरुपयोग हो रहा है। मैंने देखा कि तमाम सारे पोस्टरों में एक पोस्टर लगा हुआ है, सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज वाले प्रदेश में आपका स्वागत है। आप बताइए, जिस सरकार की शुरुआत झूठ से हो रही है, सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ जिला अस्पतालों को एक प्रस्ताव आया कि मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, बने नहीं। उत्तर प्रदेश में जो ये सरकार बनने जा रही है, ये देश की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना के रूप में जानी जाएगी। इस सरकार में पिछले 5 साल जिस तरह से सिर्फ गाल बजौर हुई, आप जिस लखनऊ में इकाना स्टेडियम में जहां पर शपथ ग्रहण हो रहा है, निश्चित तौर पे पूरे देश को ये अच्छी तरह से कल याद आएगा कि माननीय अखिलेश यादव ने किस तरह का विजन था उनका उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट को लेकर। इस शहर में जितने भी लोग कल हेलीकॉप्टरों से उतरेंगे, सबसे पहले वो देखेंगे कि यहां पर खूबसूरत रिवर फ्रंट, यहां पर खूबसूरत सिग्नेचर बिल्डिंग, जो सबसे बेहतरीन पुलिस का हेडक्वार्टर है, पूरी दुनिया में जाना जाता है, देखा जाता है। जो डेवलपमेंट है, जो सच में उत्तर प्रदेश का विकास है, सिर्फ समाजवादी सरकार में, माननीय अखिलेश यादव सरकार में हुआ है। कल फिर से नजर आएगा। हां, वो एक अलग बात है कि उसकी पट्टियां बदली होंगी, उनके नाम बदले होंगे। उत्तर प्रदेश में झूठ का बोलबाला कल से फिर से शुरू होगा। आप नाम बदलने की बात कर रहे हैं, आप पट्टियां बदलने की बात कर रहे हैं। ऐसा आरोप तब भी लगता था जब बसपा की सरकार थी। आप आए तो आपने उनकी योजनाओं के नाम बदल दिए। अब आप कह रहे हैं कि भाजपा ने आपकी योजनाओं के नाम बदल दिए और इतना ही नहीं, क्रेडिट हाईजैक कर लिया, फीते काट दिए। मनीष शुक्ला, देखिए, 2 बातें हैं। 2017 का जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तब से जो बातें समाजवादी पार्टी ने कहना शुरू किया, 17 में भी कहा, 19 में भी कहा, 22 में भी कहा। और जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में। जनता ने इनकी झूठ की पोल लगातार खोली है और 24 में भी जो राग अलापना शुरू किया है अभी आपके सामने, जिस तरीके से 24 तक अगर ये इसी राग पे जाने वाले हैं तो इनके पास वो जो 5, 7, 8 सीटें लोकसभा की मायावती जी के सहयोग से मिल गई थी, वो भी नहीं रहने वाली है। झूठ का पुल ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, ये इनको समझ लेना चाहिए 3 चुनाव में। अच्छा ठीक है, एक दूसरे पर झूठा होने का आरोप आप लगा रहे हैं। मैं आप काउंटर करना चाह रहे हैं, मुझे मालूम है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार अपनी प्रतिक्रिया सब लोग दे दें। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हैं, विकास श्रीवास्तव जी, आपके पास लौटूंगी मैं, हीरो जी। विकास जी, ये बताइए, आप भी इस टैगलाइन को लेकर चले थे, लड़की हूं लड़ सकती हूं, महिला हित की बात आपने भी की थी, लेकिन उन महिलाओं ने तो एक मुफ्त भाजपा को वोट दे दिए। अब मंत्रिमंडल से लोगों को उम्मीद है कि वहां पे अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिले, और जिस हम MY फैक्टर की बात कर रहे हैं उसमें महिला और युवा शामिल है। देखिए, चुनाव से पहले तो MY फैक्टर था माननीय मोदी जी और योगी जी, और अच्छी बात है अगर महिलाओं और युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में प्रतिनिधित्व मिलता है तो कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करेगी। और अभी भी मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं। बड़ी जीत होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ की जो आबादी है उसके अंदर आक्रोश नहीं है या मुद्दे नहीं है, विषय नहीं है। विषय परक राजनीति और मुद्दा परक राजनीति जो आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल में कोरोना काल से शुरू किया,
अभी जैसे हमारे सपा के साथी भाई बताने लगे कि प्रधानमंत्री का चित्र लगा करके इस देश में सबसे बड़ा चेहरे को, जिसको पूरा हिंदुस्तान का गौरव माना जाता है, उनके चेहरे को लगाकर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज का दावा कर रहे हैं, तो ये तो उस वक्त भी साबित होता है कि जब कोरोना के भी कुछ ही दिन बीते हैं, दूसरी लहर में सभी उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपनों को खोया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेजों का दावा झूठा है? इंफ्रास्ट्रक्चर था आस्था जी, ये दावा झूठा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? इस पर मनीष शुक्ला जवाब देंगे, लेकिन मनोज मिश्रा जी, नहीं, आपने मेडिकल कॉलेज की बात उठाई ना, यही बात सपा ने कही। मैं मानता हूँ, क्या कोरोना में जो हजारों लाशें बह रही थी वो प्रधानमंत्री और मोदी जी के स्टिकर और विज्ञापन लगाने के लिए इंतजार कर रही थी। आज से 6 महीना पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना भी नहीं था कि लोगों को वहां रख के उनको स्वास्थ्य। ठीक है, ये मुद्दा उठेगा, मनीष शुक्ला इस पर जवाब देंगे, लेकिन हमारे साथ मनोज मिश्रा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, क्योंकि हम शपथ ग्रहण पर बात कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ प्रतिक्रिया वो दें और उसके बाद हम इस मेडिकल कॉलेज वाले मुद्दे की चर्चा करेंगे। मनोज जी, ये बताइए कि आज मंत्रिमंडल में जिस तरह की चर्चा हो रही है, अमित शाह जी ने भी भाषण दिया और उस भाषण को उठाकर हम देखें तो उन्होंने कुछ शब्द कहे जो उस वक्त चर्चा का विषय बने। मैं चाहूंगी कि आप समझाएं, आप इसे कैसे देखते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा पूर्व डिप्टी सीएम, दोनों पूर्व डिप्टी सीएम, क्योंकि अभी तक यह कहा जा रहा था कि 2 डिप्टी सीएम होंगे। केशव प्रसाद मौर्य का नाम पुरजोर तरीके से लिया जा रहा था, दिनेश शर्मा का पलड़ा भारी है, ऐसा भी मान रहे थे उनके समर्थक, लेकिन आज अमित शाह के संबोधन में उनके मुंह से निकला पूर्व डिप्टी सीएम। तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? आस्था जी, दरअसल 10 तारीख के मतगणना परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री गवर्नर से मिले और त्यागपत्र दिए, तो कार्यकारी मुख्यमंत्री होने के बाद बड़ा चर्चा का विषय, चूंकि हम सारे लोग वहां मौजूद थे, गृह मंत्री के या पर्यवेक्षक की इस बयान पर कि उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम की बात कह के बाकी कयासों पे विराम लगाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, कई करिश्मे या कुछ ऐसा अकस्मात निर्णय भी लेती है और लोगों को कयासों पर जवाब भी देती रही है। इंतजार करना पड़ेगा कल का कि मुख्यमंत्री के अलावा डिप्टी सीएम, या बड़ी मजे की बात क्या है बताऊं आपको, दरअसल 11 मंत्री चुनाव हार गए हैं। कोरोना के दौरान 2 मंत्री नहीं रहे, तो लगभग 17 मंत्रियों को नए बनने के चांसेज हैं। अगर चर्चा 17 नए मंत्री बन सकते हैं जो विधायक चुन के आए हैं, तो पुराने मंत्रियों को रिपीट करना, उनके कार्यों को देखना, तो 17 नए भी हैं, चाहे वो अपना दल की बात कर लें, चाहे इनके निषाद जो इनको गठबंधन में है। लेकिन अप्रत्याशित, मनीष जी मैं जरूर कहना चाहूंगा, जैसे भी आस्था जी ने पूछा, सच में वहां आपके विधायक मौजूद थे, सारे पत्रकार साथी मौजूद थे, जब उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम की बात की तो इस पर विराम लगा कि दिनेश शर्मा जी और केशव मौर्य जी लगता है अब इस सरकार में उस स्थिति में नहीं होंगे। लेकिन यह कयास है, जब तक कल शपथ ग्रहण नहीं हो और चीजें नहीं हो। और डिप्टी सीएम, मनीष जी जानते हैं इस बात को, डिप्टी सीएम बेसिकली पद बनाया जाता होता है, वो कैबिनेट मंत्री का ही दर्जा है। तो समायोजन में अब सरकार क्या करती है, चुनौतियां बड़ी हैं। मनीष जी मैं इसलिए चुनौती की बात कह रहा हूं कि सरकार 2, जैसे 2019 में दिल्ली में आपको मौका मिला सरकार 2 में, तो आपने मंत्रिमंडल का बैलेंस भी बिठाया और हम लोगों ने देश में पहली बार चुने हुए मंत्रियों का पोस्टर भी देखा, स्वागत भी देखा। तो क्या हम, ये मेरा सवाल आपसे भी है कि क्या कल जब मंत्रिमंडल का गठन होगा, तो चाहे वो रीजन की बात कर लें, चाहे मंडल की बात कर लें, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चूंकि बहुत सवालों में रहा है पूरा। अब 2000 देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि 2024 को चुनाव सामने है, नहीं तो लोकसभा का त्यागपत्र नहीं देते सदस्यता की अखिलेश जी, वो भी उस पर भी नजर जानी चाहिए। उनको भी पता है कि 2024 को अगर लक्ष्य सामने रखना है, विपक्ष का चेहरा बना रहना है, तो हमको विधानसभा में मोदी और अभी से ही इस मिशन में जुटना भी पड़ेगा। लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की बात हो रही थी, लखनऊ के विकास की बात हो रही थी। मनीष शुक्ला जी, सवाल आपसे यही, ये कांग्रेस की तरफ से भी आया, सपा की तरफ से भी आया कि कल जब तमाम बड़े बड़े चेहरों के हेलीकॉप्टर उतरेंगे तो उनको रिवर फ्रंट दिखेगा, जो कि सपा सरकार में बना। आपने लिखा कि सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज वाले क्षेत्र में या प्रदेश में आपका स्वागत है। कांग्रेस कह रही है ये सरासर झूठ है। आप बताइए जरा कि विकास के दावे सब हवा हवाई हैं, सब फीते काटे गए हैं। मैंने पहले ही कहा कि समाजवादी पार्टी 3 चुनाव से यही राग अलाप रही है और जनता हर बार इनको सबक सिखा रही है, लेकिन झूठ की आदत धीरे धीरे जाती है। मैं दूसरी बात पे आता हूं कि जब हेलीकॉप्टर उतरेगा, जब हवाई जहाज उतरेगा, तो मनोज जी तस्दीक करेंगे कि जब उतर के वो चलेगा तो जिस शहीद पथ पर चलेगा, उस शहीद पथ का निर्माण किसने किया, मनोज जी बताएंगे। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने उसकी परिकल्पना की और बनाया। तो देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। जब कोई सरकार रहती है, कुछ न कुछ बनाती है। अभी पुलिस हेडक्वार्टर की बात कर रहे थे, आज 5 टावर खड़ा है, जब हमारी सरकार आई थी तो 1 टावर खड़ा था।
हमने 4 टावर बनाया। और देखिए जनता तथ्य समझती है। और अभी एक बात का जवाब जरूर देना चाहेंगे, तमाम मंचों से पिछले 2 साल में लगातार ये बात कही जाती रही, गंगा की लाशों की बात। जिनको प्रयाग की संस्कृति और सभ्यता का पता नहीं है, जो प्रयाग का वो एरिया है, वहां गंगा के नीचे, बालू के नीचे कुछ संप्रदाय के लोग हैं जो लाशों को दबाते हैं। ऐसा कुछ 4-5 तरह के संप्रदाय के लोग हैं। और हमेशा, मैं तो वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्टूडेंट रहा हूं, मुझे पता है, जिनको भी पता होगा। एक बात मैं कभी 5 सेकंड, गंगा जी मेरठ से चल के बलिया तक जाती हैं। कोरोना की भयावहता केवल प्रयाग के उसी एरिया में थी जहां लाश दिख रही थी। तो कम से कम संस्कृति और सभ्यता को समझे। विभिन्न जो जातियां हैं, विभिन्न जो संप्रदाय हैं, अब हिंदू संप्रदाय, कानपुर में एक हिंदू संप्रदाय है जो लाशों को जो दफनाता है, तो समझना पड़ेगा विविधता को। ठीक है। सत्येंद्र जी, आपको नहीं लगता कि अब कुछ और नए मुद्दे तलाश करने होंगे? इस पर तो आप चुनाव लड़ चुके, आप 2017 में भी लड़ चुके, 2019 में भी लड़ चुके, आप 2022 में भी उनको उठा चुके, लेकिन जनता का वोट जो है वो हर बार बढ़ के भाजपा के पक्ष में जा रहा है। तो आपको कुछ नए मुद्दे ढूंढने होंगे या और पुरजोर, थोड़ा और जोर लगाना होगा आपको? देखिए, ऐसा है, इस देश में और या प्रदेश में यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है कि जलेबीदार, घुमावदार और पर्यायवाची शब्दों को ढूंढकर, अभी भाजपा के साथी जब जवाब दे रहे थे, अरे भाई आपके पास कुछ गिनाने के लिए है ही नहीं, आप बता दो कोई 4 काम आपने किया हो तो। सिर्फ फर्जी पोस्टर, और सरकार कल शपथ ग्रहण है, फर्जी पोस्टर से शुरुआत हो रहा है हर जगह। सर्वाधिक मेडिकल को, अरे भैया गंगा में जो लाशें तैरी हैं पूरी दुनिया ने देखी हैं। और आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी सीधी दिल से और सीधी लोगों के साथ जुड़कर बात करती है। महंगाई और बेरोजगारी देश का और दुनिया का, हम आपको बताना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये 1 मिनट, उन्होंने डबल 2 बार मैं उनका काउंटर देना चाह रहा हूं। समाजवादी पार्टी आज भी हमें किसी 2012 से 17 के बीच में कितनी सरकारी नौकरियां अखिलेश यादव ने दी थी, सत्येंद्र जी बता दीजिए। जरूरत नहीं है तथ्य की बात, काम तथ्य की बात, आइए तथ्य की बात करें। और जो 12 से 17 के बीच कितनी सरकारी नौकरियां दी थी, मैं बता दूं, आप नहीं बता पाएंगे, आपको खुद नहीं बता पाएंगे, जो आप नहीं बता पाएंगे, नहीं सकते, 4 चीजें नहीं बता पाएंगे। ये झूठ का बोलबाला, नहीं, बोलबाला कल से शुरू हो जाएगा। और जितने फर्जी पोस्टर जो लगे हुए हैं, 24 का परिणाम आज समझ में आ गया। मेरा यही था, 24 का परिणाम इसी तरह आने वाला है। झूठ की पोल फिर खुलेगी। के साथ इन्होंने जो 5 साल अन्याय किया और फिर से 5 साल के लिए आंकड़े इन्होंने, जनता ने मैंडेट समाजवादी पार्टी गठबंधन को दिया, आंकड़े इन्होंने जबरन जीते हैं। सबको पता है, पूरे देश को पता है। कैसे जीते हैं जबरन? अरे सीधी सी बात है, और इसी तरह की जीत 17, 19 और 22 की तरह की जीत समाजवादी पार्टी फिर लेना चाहेगी। गठबंधन को मिला है, आप 2 बार बोल चुके हैं, आप सुने। हाँ, बताइए, कोई नहीं बोलेगा। आप ये देखिए कि पूरा जितना भी इनका कोई भी एक सिंगल काम, मुझे 5 सेकंड दीजिए, पूरे मैं आऊंगी 5-10, आप 20 सेकंड लीजिए, 1 घंटा। जी। आप तो पूरा चैनल पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन जब देश और प्रदेश की बात आएगी ना, तो समाजवादी पार्टी खड़े होकर गरीब, कमजोर, किसान, नौजवान के साथ सड़क पर नजर आएगी। और कोई भी ये जो जालसाजी वाली बातें समाजवादी पार्टी नहीं करती है, ये फर्जी बातें नहीं करती है। ये बताइए, जिस तरह से विपक्षी दल हैं, आप आरोप लगा सकते हैं, आप अपनी तरह की भाषा शैली जिसका चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। बताएं कौन सी असंवैधानिक भाषा है, प्लीज लेट मी नो। मैं असंवैधानिक की बात नहीं करी, मैं कह रही हूँ अपनी भाषा, अपने शब्द आप चुन सकते हैं। लेकिन जब आप विकास पर सवाल उठाते हैं, वो अपनी योजनाएं गिनवाते हैं, आप कह देते हैं कोई योजना नहीं, वो एक योजना नहीं बता पा रहे हैं। कोई तर्क देते हैं, एक कोई काम बता दे। झूठ कहते हैं, आप उन्हें झूठ कहते हैं। मैं नहीं कहता की जनता, मैं नहीं कहता आस्था जी, मैं नहीं कहता हूँ। जनता का जो मैंडेट है वो बताता है कि अखिलेश यादव से लेकर उनके तथाकथित प्रवक्ता तक झूठ बोलते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी 5 सेकंड आस्था जी मुझे दीजिएगा, 5 सेकंड तक दीजिएगा। एडलिप कर दिया 5 सेकंड। मनीष शुक्ला जी जवाब दीजिए। फर्जी, फरेब और झूठ बताइए। जब वो बोलेंगे तब आप चुप रहेंगी। सुनिए, मैंने आप ही की बात उनकी तरफ रखी है, मैंने आप ही की बात उनकी तरफ रखी है। जवाब तो सुन लीजिए ना। सरकार बन के घूम रही है। देखिए, ये तो जनता जनार्दन का अपमान है। हेल्दी बहस लगातार कि एक एक करके सब अपनी बात क्लैरिटी से लगातार, मैं तो 20 सेकंड बात पूरी कीजिए। लगातार 3 मैंडेट को अगर झूठा कहा जाए तो जनता का अपमान समाजवादी पार्टी कर रही है, करे, जनता फिर जवाब देगी। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, देखिए समाजवादी पार्टी
अपने अधिकृत प्रवक्ताओं को भेजना बंद करके ये साबित कर चुकी है कि उसको लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं है। आप इधर उधर से ले आइए, बैठाइए इनको, न अखिलेश यादव ऑन करेंगे, न समाजवादी पार्टी ऑन करेगी। तो मेरा तो निवेदन ये है, अच्छा ठीक है, यहाँ टेलीविजन मुद्दा नहीं है, यहाँ टीवी मुद्दा नहीं है, यहाँ जनता के मुद्दे मुद्दा है, यहाँ सरकार मुद्दा है, मंत्रिमंडल मुद्दा है। ये बोल के चले जाएंगे। मनीष शुक्ला जी देखिए, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखने आए हैं, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। ये ऑन करेंगे, ये अधिकृत है। पार्टी का एक कार्यकर्ता मानिए न्यूज 18 को ऑन करता है। इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ी खबर, ये तस्वीर देखिए, बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे। जो अधिकृत लोग हैं वो भाग गए हुए हैं। शांत हो जाइए, बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मनीष शुक्ला जी मुझे खबर बता दीजिए, खबर बता दीजिए। पार्टी ऑन करे, अभी शुरू नहीं हुआ है देश में। दोनों का ऑडियो ऑफ करिए, दोनों का ऑडियो ऑफ करिए। बड़ी खबर सामने है स्क्रीन पर, सुनिए बड़ी खबर, सुन लीजिए, सुनिए बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से उन्होंने मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा वो पेश करे। ये देखिए, ये जो औपचारिक मुलाकात हुई है राजभवन से निकली सीधी तस्वीर आपके सामने है, जहां पर विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद राजभवन पहुंचना था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब उन्होंने मुलाकात की आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। और देखिए जो तस्वीर निकल के सामने आ रही। बहरहाल हम लोग बहस कर रहे थे विकास के दावों की, झूठ फरेब, आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं। विकास जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए आस्था जी, उत्तर प्रदेश जो अभी देख रहा है आपके बहस चैनल पे, यही होने वाला है। उत्तर प्रदेश में अहंकार से सरकार और देश नहीं चलाया जा सकता। किसका अहंकार है यहाँ पर? आप देश देख रहा है, मैं आरोप दोनों में से कोई चुप नहीं हो रहा, ना सत्तारूढ़ चुप हो रहा है ना विपक्ष चुप हो रहा है। किसका अहंकार है बताइए? देखिए, और आपको किस तरफ रखा जाए? आस्था जी, हम लोग राजनीतिज्ञ लोग हैं, तथ्यों और सबूतों के आधार पर बात होती है तो जनता के दिल दिमाग में उतरती है। भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो प्रचंड बहुमत 2017 में जो था, आज वो 100 सीटें पीछे गए हैं और समाजवादी पार्टी ने बढ़त हासिल करते हुए 100 के आसपास बढ़त किया है। और ये चुनाव झूठ के आधार, मैं साफ साफ कहता हूं, मुझ पर हो सकता है लोगों को बुरा लगता हो, उत्तर प्रदेश जो है आस्था का देश है। यहां पर लोग अपने धर्म, जाति और नेता पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। और अगर हमें अपने धर्म पर विश्वास है, अपने नेता पर विश्वास है और हमारा नेता अगर झूठ बोलता है तो हम धर्म के आधार पर अपने नेता को चुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इतना संवेदनशीलता बची हुई है। अगर हमारा नेता झूठ बोलता है, और हमारे कोरोना काल में जब हम मर रहे थे और वहां पर नहीं दिखाई पड़े तो हम संवेदनशीलता के साथ दुखी थे। आपने कहा कई मंत्री चुनाव हारे हैं, कई विधायक चुनाव हारे हैं और खुद यहाँ के बड़े बड़े भाजपा के नेता चुनाव हारे हैं केवल इस वजह से। पर आज भी आप धर्म, जाति, नफरत, विघटन, बंटवारे के नाम पर वोट हासिल करने के बाद अगर अहंकार की भाषा दिखाते हैं। और समाजवादी पार्टी के लिए भी कहना चाहूंगा, इस देश को विकास पर मुद्दे पर लाने वाला काम आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने किया, पर जो नफरत, विघटन, बंटवारा के ट्रैप पे जो फंसेगा उसको इसी तरह चुनाव जीतते जीतते हारना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी को अभी समय है और हम पूरे आस्था विश्वास के साथ फिर से तैयारी कर रहे हैं, फिर से जुटेंगे और उत्तर प्रदेश को असली मुद्दों पर लाएंगे। जाति धर्म की राजनीति पर आप फंसते रहे, आप पर सवाल उठते रहे। लेकिन अब मैं मनोज जी को जोड़ना चाहूंगी। मनोज जी, आप सबकी चर्चा यहाँ पर सुन रहे थे, सबके तर्क यहाँ पे सुन रहे थे और सवाल मैं यही कर रही थी कि एक पक्ष यदि अपनी बात सामने रखता है तो दूसरा कह देता है झूठ है, दूसरा पक्ष अपनी बात सामने रखता है, तीसरा कहता है झूठ है। तो राजनीति में अगर पुराने दौरों को आप उठाकर देखें तो पहले वाद विवाद होता था, तर्क सामने रखे जाते थे, लेकिन अब तो जनता के सामने सीधे सीधे ये हो रहा है, ये झूठ, ये फरेब, ये गलत बात, ये गलत तथ्य। लोग अपने तथ्यों पर बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को सिर्फ झूठा साबित कर रहे हैं। क्या मैसेज जाता है इससे जनता में? आस्था जी, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के राजनीति में ऐसा लग रहा था कि 3 ट्रायल हुए। ये बातें मैं इसलिए कहूंगा कि 17 में राहुल और अखिलेश, 19 में अखिलेश और मायावती और 22 में अखिलेश विपक्ष का गठबंधन के साथ अकेला चेहरा थे। और जहां तक धर्म की बात, जात की बात या बाकी चीजों की अगर हम बात करें तो 89 के बाद जो उत्तर प्रदेश की राजनीति या देश की राजनीति बदली, उसका सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश और बिहार पे पड़ा। मुझे लगा आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि योगी सरकार 2 जो कल से शुरू होने जा रही है, उसके मंत्रिमंडल में या उसकी चुनौतियां क्या हैं, विपक्ष मजबूत हुआ है तो क्या क्या चुनौतियां वो सामने ले आएगा। लेकिन वही आरोप प्रत्यारोप के बाद
देखिए हो सकता है या परिणाम ये कहता है कि चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, ये सारी दोनों बातें मनोज जी तब तक ठीक है जब तक आप चुनावी मोड में थे, मतलब वोटिंग नहीं हुई थी, आप चुनाव लड़ रहे थे तब तक सही था, लेकिन अब तो नतीजा सामने आ चुका है, सबको अपने अपने रोल्स पता लग गए हैं, तो बेहतर ना हो कि आगे की तैयारी कैसे करनी है? मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं थोड़ा समय लेके बात करूंगा, क्योंकि मैंने विषय सबका लिया हुआ है, सवाल भी लिया हुआ है। तो मेरा कहना कि यह था कि अगर इतने प्रयोग के बाद भी भारतीय जनता पार्टी 2019 और 2022 की विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, वोट आप परसेंटेज बढ़े हैं, विपक्ष के बढ़े हैं और पक्ष के भी बढ़े हैं, तो विचार करना चाहिए कि चूक कहां हो रही है। मुद्दे अगर बिंदुवार विपक्ष के थे तो जनता में विश्वास क्यों नहीं गया कि वो आपको चुनती। लेकिन रही बात जब सरकारें रिपीट होती, विकास जी चूंकि आप पुराने, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, सरकारें जिन राज्यों में भी रिपीट होती हैं वो तो अपने पुराने काम को करती हैं, लेकिन अगर सरकार रिपीट नहीं होगी तो बट ऑफिशियल सी बात है, 2002 से 2007 मुलायम सिंह, 2007 से 2012 मायावती, तो मायावती के बच्चे काम अखिलेश ने किए थे, फीते काटे थे, बहुत सारे उदाहरण हुए हैं। बेशक मैंने यही बात उनको समझाई, 2017 नाम बदलने का आरोप तब भी लगता था जब सपा बसपा रिपीट करती थी। मैं कमेंट करूं, 2017 में जहां से काम खत्म किया था अखिलेश जी ने, उसके आगे योगी जी ने शुरू किया या कोई सरकार होती शुरू करती, पर 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट हुई है, तो योगी जी के कथन के, इनके संकल्प पत्र के, भारतीय जनता पार्टी के चुनौतियां खुद में हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि 47 विधानसभा में विपक्ष का चेहरा था, पिछली इस बार संख्या बढ़ी है, 125 गठबंधन है, 112 खुद, तो ये अच्छा मौका है जनता की सवाल आने का। जनता मनीष जी, आपको जनता से चुने हुए लोग या विपक्ष की विधायक पिछली बार की तरह तो मुझे नहीं लगता कि इस बार आपको छोड़ेंगे, जरूर घेरेंगे, और घेरेंगे तो बेहतर होगा, लोगों का काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और लोकतंत्र में एक स्वस्थ विपक्ष की निशानी यही होती है कि सड़क हो या सदन, जनता की आवाज उठती रहनी चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे सत्येंद्र जी? हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं 2014 के बाद जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से संवैधानिक संस्थाएं आप देखिए कितने दबाव में हैं। प्रेस की आजादी देखिए, बिल्कुल संपूर्ण आजादी नहीं है प्रेस के पास। लोगों का रोजगार का अधिकार, आप तो मेरे ही सामने मुझे पर आरोप लगा रहे हैं। मैंने कौन सा सवाल मनीष जी से नहीं पूछा? मैंने कौन सा सवाल मनीष जी से नहीं पूछा? देखिए मेरी बात खत्म होने दो। ठीक है, 10 सेकंड बात पूरी कर ले, उसके बाद आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगी। नहीं, मेरी बात खत्म होने दो, इसलिए मैं बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का सुनिए। अरे पूरा देश जानता है रोजगार की आजादी खत्म होने के कगार पर है। कौन सी कैटेगरी का, किस कैटेगरी को रोजगार दिया जा रहा है, ओबीसी और दलितों को कैसे जनरल कैटेगरी जबरन उसमें डाल के लोगों के रोजगार की आजादी छीनी जा रही है। आम आदमी का जीना मुश्किल है, महंगाई इतनी चरम पर है, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। आप देखिए जो मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे थे कैसे दबाए गए, और लोगों को उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में जनभावनाएं आहत हुई हैं। लोग इस लेकिन वोट तो जनता नहीं दिया है ना। अरे ये तो आंकड़े, घूम फिर के सवाल वही आ जाता है कि ये सारे मुद्दे तो आप उठा चुके हैं, कैसे पहुंचे सबको पता है। ये सारे मुद्दे तो आप चुनाव में करते रहे हैं, आंकड़े कैसे पहुंचे हैं आपको भी पता है। ठीक है, कुछ भी कहें, आपने बात पूरी कर ली। अब मनोज जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद में विकास जी आपके पास। विकास जी आप भी जानते हैं मित्र, 10 सेकंड कम से कम दैनिक हम लोग 2-3 डिबेट करते हैं, और हम व्यक्तिगत नहीं जाते, और आप भी मत जाएं। आपकी पार्टी की भी और विपक्ष की बड़ी जीत हुई है, और विपक्ष बड़ा रोल अदा करता है, और मीडिया का भी रोल है सरकार को उंगली दिखाना। हम मुद्दे पे बात कर ले तो बेहतर होगा। ठीक है। देखिए जहां तक आस्था जी इस बात पे बार बार सवाल उठता है, सरकारें एक ओर से गई भी और मंदिर मस्जिद पे भी सरकारें गई हैं, तो मुझे लगता है इतना पीछे नहीं जाएं, हम सवाल करें। बिल्कुल। और आने वाली सरकार को जो मैंडेट मिला, इसका मतलब सिर्फ एक बात है कि आप अपनी बात को समझाने में और विश्वास दिलाने में कहीं न कहीं कोई चूक हुई है, सामने या पक्ष या सरकार अपनी बातें समझा दी, अब मौका मिलेगा 5 साल बाद दोबारा चुनाव में जाने का, तो अब सरकार को घेरिएगा, अब सरकार से सवाल करिएगा। जी, पूरे चुनाव में सबसे बड़ी विडंबना मनोज जी यही रही है कि जब ऐसा लगता है किसी को कि उसकी बात जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, तो सीधे सीधे मीडिया को घेरना शुरू कर देता है। एक समय पर हमें ऐसे लगने लगा था जैसे चुनाव भाजपा के साथ नहीं, चुनाव मीडिया के साथ लड़ा जा रहा है। मैं तो कई जगह डिबेट शोज में लोगों को और सपा कार्यकर्ता को समझाती रही कि चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, वो सामने आप उनसे सवाल पूछिए, हमसे सवाल उठाने से क्या होगा। मैं तो उनसे भी वही सवाल पूछ रही हूँ। आपके हवाई जहाज का भी सवाल मैंने उनसे पूछा। जी, अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय बिहारी वाजपेयी जब जिंदा तो कहा करते थे कि अगर हम कमजोर पर जाए विपक्ष में तो मीडिया सामने है, लेकिन अब मीडिया पर आरोप लगाते रहिए, हम अपना काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे।
बेशक बेशक जनता के मुद्दे हैं, हर हाल में उठने चाहिए, वही काम विपक्ष का भी है और पूरी जिम्मेदारी के साथ मीडिया भी इसको सामने रखता है। विकास जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? शो क्योंकि मुझे 3 मिनट में वाइंड अप करना है, मैं मनीष जी के पास भी जाऊंगी। देखिए, मनोज जी की बात जो है वो सही है कुछ हद तक। आज के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति में जिन मुद्दों की जरूरत थी उस मुद्दों को खत्म कर दिया है। आज महंगाई मुद्दा नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, सुरक्षा को मुद्दा नहीं बताया। अभी मनीष जी ने बताया कि गंगा में जो लाशें बह रही थी वो एक परंपरा है जो भारतीय जनता पार्टी ने भारत की नई परंपरा डाली है कि अब गंगा में लाशें बहेंगी। उनको स्वास्थ्य, चिकित्सा, सुरक्षा न मिलने के बाद, मरने के बाद, कोरोना होने के बाद, जब प्रधानमंत्री पहली लहर में ताली ताली बजवाते हैं, दिया जलवाते हैं और इसके बाद दूसरी लहर में लोगों को अपनों की लाशें जलानी पड़ी और वो भारतीय संस्कृति और परंपरा बन गई है। आज मुद्दा बन गया है, आज ये मुद्दा बन गया। मनीष जी ने जवाब भी दिया। मैं बता रहा हूँ कि राजनीति के मुद्दे क्या है। राजनीति का मुद्दा बेरोजगारी नहीं रह गई। चर्चा की है, चर्चा की है। धैर्य रखेंगी, कुछ और मुद्दों पर भी ये मुद्दा आप उठा चुके हैं। कुछ और मुद्दे भी मैं चाहती हूं आज भारतीय राजनीति का मुद्दा क्या है। आज भारतीय राजनीति का मुद्दा बेरोजगारी पे बात मत करिए, आप स्वास्थ्य, चिकित्सा, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात मत करिए, आप केवल धर्म की बात करिए और नफरत की बात करिए। हम तो हर सियासी दल के नेता को आज पाकिस्तान की बात करिए, यूक्रेन की बात करिए, कश्मीर फाइल की बात करिए, हर पर कोई कश्मीर धर्म की फाइल बात के करिए। जिम्मेदार लोगों के बारे में बात मत इससे करिए। अछूता कौन है? आप ये चैनल बताइए पे हो मुझे। और आपके ऊपर किसी ने आरोप लगाया, आपको बड़ा दुख पहुंचा। आप इस देश की राजनीति को बदल रहे हो, देश की संस्कृति को बदल रहे हो, देश के संविधान को बदल रहे हो और आप बता रहे हो कश्मीर के फाइल के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आप नहीं बता रहे हो कि 1990 में जब ये घटना घटी थी तो अटल बिहारी वाजपेयी और बीपीसी की सरकार थी, पर आप उस वक्त भी कांग्रेस को गोली दीजिए। हर बात पे कांग्रेस को कोसिए। आपकी एक राजनीति शुरू हुई है, हर बात के लिए, गरीबी के लिए, बेरोजगारी है, वो यूपी सरकार है, तो भूख है, रोजगार है। चैनल की प्राथमिकता और प्रासंगिकता भी इसीलिए है कि रोजगार, बेरोजगारी बड़ा विषय है। इंफ्रास्ट्रक्चर, महंगाई, शांत हो जाएंगे तभी मैं बोलना शुरू करूंगा। सरकार का गठन की बधाई ठीक नहीं है। आपने सारे मुद्दे उठाए, आप सुन लीजिए। पर इन मुद्दों से जो जनता का मुद्दा है उसका एक मेंबर हो चाहे वो 125 मेंबर हो, नहीं है। आप उनसे जवाब बोलने का अधिकार सबको है, तो उनको बोलने दीजिए ना। फिर आप माफ करिएगा, आपको अपने धर्म का भी पालन करना चाहिए। तो मैं किसी एक के आगे माइक कंटिन्यूस नहीं दे सकती ना। हम एक नहीं है, हम देश की जनता है। 24 करोड़ जनता की, उत्तर प्रदेश की आवाम की आवाज है, 6 करोड़ महिलाओं की आवाज है। बोलिए। मैं तू मैं पर विश्वास नहीं करता। नहीं, आप केवल भारतीय संस्कृति को बदल करके अपनी बात को किसी तरीके से रखिए। वो अच्छी मैं बहुत विनम्रता से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हर बयान का स्वागत करेगी ये जनता। उनको जवाब देने दीजिए। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने 273 प्लस सीटें हमें दी हैं। तमाम वो काम जो पिछली सरकार में हमने शुरू किए, जो रोजगार देने का सिलसिला शुरू किया, 5 लाख दिया हमने, जो हमने सरकारी क्षेत्रों में जो रोजगार दिया, इसके अतिरिक्त जो प्राइवेट सेक्टर में करीब 3 करोड़ रोजगार का सृजन हमने किया। जो एक्सप्रेसवे की एक श्रृंखला हमने बनाई है वो आगे बढ़े। जो मेडिकल आरटीआई लगाने के बाद तो सरकार जवाब नहीं दे रही है, आपके सारे दावे फेल हो रहे हैं। आस्था और विश्वास के साथ हमको वोट दिया है, ठीक है, उस विश्वास पर हम खरे उतरे, इसके लिए हम काम करेंगे। और प्रभु श्री राम से हमारी ये कामना है कि सपा और कांग्रेस इसी तरह की बहस करती रहे और जनता इनको जवाब देती रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सत्ता पक्ष यानी भाजपा का यह मानना है कि जो तमाम मुद्दे उठाए गए लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रचंड जीत मिली है वो उन सभी बातों का एक साथ जवाब है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है जो साफ कह रहा है कि जनता के मुद्दे उठाने हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे सड़क हो या संसद, हम पुरजोर तरीके से ये बातें सामने रखते रहेंगे। तो महाबहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस शपथ ग्रहण से जुड़ी हर एक खबर के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ, क्योंकि महा कवरेज लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।